मैं रामावतार कारकवाल, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज मैं आपको कोटा विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकेंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका एक टॉपिक है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इसके बारे में बताऊंगा। अर्थात ये जो परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है, इसमें तीनों ही नियम शामिल है। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति स्थिर नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम, ये तीनों ही नियम इसमें शामिल है। तो इसकी जो परिभाषा है वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दी है। उनके अनुसार उत्पत्ति के किसी साधन की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से वृद्धि होगी। अर्थात इसमें जो है, अगर हम एक साधन को स्थिर माने और अन्य साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि करें, तो उसके बाद में जो वृद्धि होगी वह उत्पादन में जो वृद्धि होगी वह घटती हुई दर से होगी। वृद्धि होगी लेकिन घटती हुई दर से होगी। अब इस नियम की मान्यता देखेंगे। मुख्य मान्यता उत्पादन के पहली है, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो पहली मान्यता तो यही है कि उत्पादन के जो साधन है वो परिवर्तनशील है और उनमें परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, उत्पादन के कुछ साधन परिवर्तनशील और कुछ साधन स्थिर होते हैं। ये दो कैटेगरी बढ़ाई है इसकी। एक तो है परिवर्तनशील साधन और एक स्थिर साधन। तो कुछ परिवर्तनशील होते हैं और कुछ स्थिर होते हैं। तीसरी मान्यता है परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप होती है। अर्थात इसमें जो इकाइयां जो होती हैं उनमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं पाई जाती है, समरूप होती है। फोर्थ है तकनीक या प्रौद्योगिकी दी हुई होती है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो सेटअप है, जो टेक्निक है वो दी हुई होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और पांचवा है ये नियम केवल अल्पकाल में ही लागू होता है क्योंकि दीर्घ काल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो ये जो नियम है केवल अल्पकाल के लिए है। और अल्पकाल एक इतनी छोटी अवधि होती है जिसमें हमें परिवर्तनशील साधनों में ही परिवर्तन कर सकते हैं, स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते। और ये इस नियम का संबंध वस्तु की भौतिक इकाइयों से होता है। अर्थात वस्तु की जो भौतिक इकाई है उसी से इसका संबंध होता है। तो एक हम उदाहरण के द्वारा इसको देखेंगे। मोन की एक फैक्ट्री है जिसमें वह 20,000 रुपए की पूंजी को स्थिर रखकर कपड़े का उत्पादन श्रम की मात्रा में परिवर्तन करके बढ़ाता है। तो ये जो तालिका है इसमें इसी बात को शो किया गया है। अर्थात वह 20,000 रुपए की पूंजी के साथ श्रम की विभिन्न इकाइयों के सहयोग से प्राप्त उत्पादन। तो ये पहला कॉलम है परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयां। ये श्रम की इकाइयां हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब उसको जो है इसमें परिवर्तन जो कर रहा है, श्रम की इकाई में जो परिवर्तन करेगा तो इसका कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा। तो पहली अगर इकाई का उपयोग करता है, श्रम की एक इकाई का उपयोग करता है, तो उसको कुल उत्पादन 4 के बराबर प्राप्त होता है और औसत उत्पादन फिर 4 के बराबर और सीमांत उत्पादन 4 के बराबर प्राप्त होता है। अब वह जो इसमें वृद्धि करता रहता है, अर्थात श्रम की एक और इकाई बढ़ा देता है, एक की बजाय 2 कर देता है, तो कुल उत्पादन 10 हो जाता है। उसके बाद में 3 कर देता है 18, 4 तो 23, 5 तो 27, 6 तो 30, 7 तो 30 और 8 पे 26। अर्थात शुरू में ये तेजी से बढ़ती है। फिर उसके बाद में इस बिंदु पर 30 का जो बिंदु है, अर्थात 6 इकाई को उत्पादन करता है, 6 इकाइयां श्रम की लगाता है, तो उसको 30 के बराबर उत्पादन प्राप्त होता है। और 7वीं इकाई लगाता है तो भी 30 के बराबर उत्पादन होता है। तो यहाँ पर ये अधिकतम हो जाता है। और उसके बाद में 8वीं इकाई श्रम की लगाता है तो इसमें गिरावट आने लगती है।
इसी प्रकार से औसत उत्पादन में भी शुरू में वृद्धि होती है, फिर उसके बाद में इनमें कमी आने लगती है। ऐसे जो सीमांत उत्पादन है वह जो है तीसरी इकाई तक ये मैक्सिमम रहता है, फिर उसके बाद में इसमें गिरावट आ जाती है और अंत में जाके 7वीं इकाई पर वह 0 हो जाता है और उसके बाद में 8वीं इकाई पर ये ऋणात्मक हो जाता है। तो ये जो तालिका है इसमें मुख्य बात ये है कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बढ़ते हुए हैं, फिर अधिकतम हो जाते हैं और अंत में घटने लगते हैं। अर्थात पहले तो ये अधिकतम होते हैं सारे और उसके बाद अंत में जाके घटने लगते हैं। कुल उत्पादन श्रम की 7वीं इकाई के प्रयोग करने पर अधिकतम होता है। ये 7वीं इकाई है, यहाँ पर ये जो कुल उत्पादन है, टोटल प्रोडक्शन, ये अधिकतम है और उसके बाद में ये घटने लगता है। जबकि औसत उत्पादन 4थी इकाई पर अधिकतम होता है। ये औसत उत्पादन है, ये 4थी इकाई है, यहाँ पर ये अधिकतम होता है और तो फिर ये घटने लगता है। जबकि सीमांत उत्पादन 3री इकाई पर, ये जो 3री इकाई है यहाँ पर ये अधिकतम है और फिर ये भी घटने लगता है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उत्पादन घटने का बिंदु तीनों के लिए एक नहीं है। अर्थात कोई किस बिंदु पर घटता है, कोई किस पर घटता है, सबका समान बिंदु नहीं है। पहले सीमांत उत्पादन या जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वह घटता है। ये जो मार्जिनल प्रोडक्शन है ये 3री इकाई के बाद में घटा। इसी प्रकार से औसत उत्पादन घटता है और फिर कुल उत्पादन घटता है, परंतु अंत में तीनों में ही घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो तालिका है इससे ये स्पष्ट होता है कि हम उत्पादन के एक साधन को स्थिर रखें और दूसरे साधनों में अगर परिवर्तन करें तो इसका उत्पादन के ऊपर, कुल उत्पादन के ऊपर, औसत उत्पादन के ऊपर और सीमांत उत्पादन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कल हम रेखा चित्र देखेंगे। धन्यवाद।